Hello and welcome back to my YouTube channel. Dear students, today we are going to learn the chapter The 100 Dresses Part 1 written by Al-Basar Esther. So dear students, before you read, we will learn given three points given here. Just see how do we judge the people around us by their money, wealth and possessions. कहता है हम अपने चारों तरफ जो लोग होते हैं उनको कैसे जज करते हैं, कैसे उनको पहचानते हैं, कैसे उनका आंकलन करते हैं. बाय देयर मनी, क्या उसके पैसे से, वेल्थ मतलब धन से, एंड पोजेशंस मतलब उनके द्वारा रखे गए सामान से, उनके द्वारा जिनके वो मालिक हैं उन चीज़ों से, जो उनके पास वस्तुएं हैं उनसे. और इज देयर समथिंग और मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन, और क्या इनके अलावा कोई और ऐसी चीज है जो और अधिक चलाऊ और अधिक मतलब जिसको देख करके हम आंक सकें एक पर्सन के बारे में, ऐसा कुछ है क्या. दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स. कहता है कि यह एक संवेदनात्मक कहानी है जो कि एक गरीब युवा लड़की के बारे में है, जिसे उसके सहपाठियों द्वारा किस प्रकार से आंका जाता है, किस प्रकार से जज किया जाता है, ये सब इस स्टोरी में मिलेगा. वेंडा Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. कह रहा है कि वेंडा पेट्रोन्स्की नाम की एक युवा पोलिश लड़की है जो एक अमेरिकी कस्बे में अन्य अमेरिकी बच्चों के साथ स्कूल जाती है. मतलब क्या हुआ कि पोलिश का मतलब वो होता है जो पोल्स पीपल है ना, पोल्स कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है जो अमेरिका में रहती है. और इनमें जो पोल कंट्रीज़ हैं, जैसे आजकल ये पोलैंड बन गया है इनका कॉलोनी, मतलब पोलैंड में रहने लगे हैं ये लोग, और बाकी रसिया वगैरह और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आकर के ये सब कहाँ पर बस गए, अमेरिका में. तो इन्हें बोला जाता है पोल्स. तो कह रही है कि पोलिश लड़की है जो अमेरिका में एक टाउन में दूसरे अमेरिकी लड़कों के साथ स्कूल में पढ़ती है. These other children see Venda as different in many ways. कह रहा है कि ये दूसरे जो बच्चे हैं ना, दूसरे अमेरिकन जो लोग हैं, बच्चे हैं, ये वेंडा पेट्रोन्स्की को कई तरीकों से अलग तरीके से उनको देखते हैं या आंकते हैं. कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर. क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो वो उससे कैसा बर्ताव करते हैं. रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो. अब देखो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दे रखी है. क्या द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में इसमें कुछ बताया गया है इस बॉक्स में. तो मैं यही सलाह दूंगा कि इस अकाउंट को आप पढ़ सकते हैं टेक्स्ट का पढ़ने से पहले. टेक्स्ट अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, टेक्स्ट से पहले अगर आप इस अकाउंट को पढ़ लें या पोलिश अमेरिकन सोसाइटी के बारे में अगर गूगल पर सर्च कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि पोलिश अमेरिकन पीपल कौन हैं. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए. तो ये बोल रहा है फर्स्ट, ये देखिए स्टार्टिंग में गिवन है द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स मतलब होते हैं अप्रवासी, जो आकर के बसने वाले लोग होते हैं. अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन देयर अर्ली 20th सेंचुरी. कह रहा है कि अमेरिका में सबसे पहले जो पोलिश प्रवासी लोग थे वो 1608 में आई, सन 1608 में आई. बट कह रहा है कि अधिकतर जो लोग, ज़्यादातर लोगों का, प्रवासी लोगों का समूह जो पहली बार उस वहाँ पर पहुंचा, वो कब अकर हुआ वो स्टार्टिंग जो 20th सेंचुरी का जो स्टार्टिंग समय था ना, शुरुआती दौर था, उस समय आई. When more than 1 million Poles migrated to the United States, जब कह रहा है कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा पोल जो लोग थे, पोलिश जो पीपल थे, वो वहाँ पर माइग्रेटेड हुए, वहाँ पर पहुँचे यूनाइटेड स्टेट में. द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम.
and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. ethnicity होता है रेस। कह रहा है कि उस समय पोलिस स्टेट कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, पोलिस पीपल को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता था, स्पेशल कोई पोलैंड नाम का देश ही नहीं था कि इनको पोलिस कहा जाए। तो कह रहा है कि ये स्टेट वहाँ पर मतलब उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं था, तो इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता था, वो उनकी ओरिजिन से किया जाता था कि ये किस देश के हैं, रशियन हैं या कहाँ के हैं, इनका ओरिजिन कंट्री कौन है, किस देश के ये रहने वाले हैं, उसी के हिसाब से इनको आइडेंटिफाई किया जाता था, ना कि इनकी रेस के आधार पर, इनकी एथनिसिटी के आधार पर इनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता था। देखो पोल्स ये इनकी कम्युनिटी है, और अगर वो रशिया में है, रशिया से आए तो उनको रशियन बोल दिया जाता था। अगर वो किसी और कंट्री से आए हैं तो उनको उस कंट्री के नाम, जैसे मान लो इटली से आए कोई निकल करके पोल्स, या तो उनको इटालियन बोल दिया गया, आयरलैंड से निकल के आए उनको आयरिश बोल दिया गया। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज से पोल्स पीपल निकल के आए थे। बाद में इनको कॉमनली क्या कहा जाने लगा, द पोलिश अमेरिकन सोसाइटी। ठीक है, तो कह रहा है कि शुरुआती दौर में इनको इनकी रेस से नहीं जाना जाता था, एथनिसिटी से नहीं जाना जाता था, बल्कि इनके ओरिजिन से जानते थे कि किस देश के इनकी ओरिजिनिटी है, कहाँ से ये जन्मे, कहाँ से ये आए हैं। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रेलियन। ये ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रियन पोल्स जिसे बोला जाता है ऑस्ट्रिया के जो लोग हैं उनको बोला जाएगा ऑस्ट्रियन। तो कह रहा है कि उससे पहले इनको क्या बोला जाता था, रशिया से आने वालों को रशियन पोल्स कहा जाता था, जर्मनी से आने वालों को जर्मन पोल्स कहा जाता था, और ऑस्ट्रिया नाम का एक कंट्री, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया नाम का जो कंट्री है, वहां से आने वाले पीपल्स को बोला जाता था ऑस्ट्रियन पोल्स। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इन द शिकागो एंड इट्स सब अर्ब्स होता है इसके आसपास के एरिया। सो शिकागो इज समटाइम कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू वारसावा नाम की जगह, वारसावा द कैपिटल ऑफ पोलैंड। कह रहा है कि सबसे अधिक नोटेबल जो था पोलिश अमेरिकन सोसाइटी थी, जो कम्युनिटी थी, वो कहाँ पर आकर के बसी, शिकागो में। यानी कि शिकागो एक सबसे बड़ी जगह है जो पोलिश लोगों के लिए है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी है वर्ल्ड में उस समय। क्यों, पहली कौन सी है, पोलैंड की राजधानी जिसका नाम है वारसावा, वहां पर सबसे अधिक पोलिश पीपल हैं एक साथ, या फिर इस शिकागो शहर में जो कि अमेरिकन शहर है। तो इस प्रकार से पोलिश अमेरिकन वर समटाइम डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कह रहा है पोलिश अमेरिकन sometimes discriminated against in the United States as were the Irish, Italians and Jews। कह रहा है कि कई बार इनको पोलिश अमेरिकन लोगों को है ना, इनके साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक है, किसके खिलाफ, जैसे ऐसे भेदभाव किया जाता था, ये यूएस वाले हैं, यूएसए के ओरिजिनल पीपल हैं जिनको अब ओरिजिनल्स कहा जाता है, दूसरे जो बाहर से पोल्स जो लोग आए हुए हैं वो लोग हैं, ऐसे करके इनमें भेदभाव किया जाता था। यानी कि भाई ये बाहर के लोग हैं, इटालियंस हैं, ज्यूज़ हैं, ये आयरिश हैं, ये रशियन है, इस टाइप से इनको यूनाइटेड स्टेट्स में क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस क्या होता है बेटा, जो ये जनगणना, जो लोगों का को गिना जाता है ना, सेंसस हुआ था उसमें, अमेरिका में जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ये जो फिगर गिवन है यहाँ पे 667,414 मीन 6,67,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। कह रहा है कि लगभग 6,67,414 अमेरिकन जो कि 5 साल की उम्र वाले बच्चे थे ना, उनमें से कह रहा है कि वो ऐसे लोग कैसे थे जो पोलिश भाषा बोलते थे, पोलिश बोलने वाले इतने लोग थे 2000 में, सन 2000 में जो सेंसस हुआ उस दौरान, विच इज अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, जो कि टोटल अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषा जो बोलने वाले लोगों का रेशियो है ना, वहाँ पर जितने लोग
इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं अमेरिका में, उन लोगों का 1.4% था ये। क्यों? अमेरिका में या तो इंग्लिश बोली जाती है या फिर जितनी भी दूसरी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं उनमें से 1.4% कौन थे? पोलिश पीपल थे। या फिर हम कहें तो और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, टोटल यूएस की जो पॉपुलेशन थी इन 2000 का जो साल था उसमें जनगणना के डाटाज हैं, उन डेटा के हिसाब से 0.25% पीपल वहाँ पर पोलिश पीपल रहते थे। तो बेटा ये मैंने बैकग्राउंड बताया पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी का जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहती है उसके बारे में। नाउ वी विल स्टार्ट टू लर्न द टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो क्योंकि इसमें शायद आपको यदि ये चीज़ पढ़ लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा डिस्क्राइब करना, समझना चीज़ों को। अदरवाइज ये एक प्रकार से जीके का टॉपिक है, जनरल नॉलेज आप में आपके होना चाहिए कि पोलिश अमेरिकन सोसाइटी एक्चुअली क्या है। तो आपने शायद ये बॉक्स पढ़ा तो सब क्लियर हुआ होगा। नाउ लर्न टुडे Monday, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Usually, Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बताया गया है देखिए, कह रहा है कि आज सोमवार के दिन, मंडे है ना, सोमवार के दिन वेंडा पेट्रोन्स्की अपनी जगह पर नहीं थी, किंतु किसी ने भी नहीं, और न ही पैगी और मैडलिन नाम की जो लड़की है ना, पैगी और मैडलिन, वे लड़कियां जो हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहती थी। मतलब ये दो लड़कियां हैं पैगी एंड मैडलिन, ये क्या करती हैं? हमेशा वेंडा का मजाक उड़ाती रहती थी। ऐसी लड़कियां हैं ये। उन्होंने भी उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया कि आज वेंडा प्रेजेंट नहीं है, ऐसा इन्होंने भी ऑब्जर्व नहीं किया। आमतौर पर जनरली क्या होता है, यूजुअली वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। कह रहा है कि रूम नंबर 13 की जो पिछली वाली रो है उससे आगे वाली में, नेक्स्ट टू द लास्ट है ना, यानी कि सेकंड लास्ट रो में कौन बैठती है? वेंडा बैठा करती है अक्सर। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। ये उन लोगों के बीच में बैठती है, ऐसे बच्चे जिनको रफ बॉयज कहा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। रफ बॉयज किनको कहा गया है? जो कम नंबर लाने वाले बच्चे थे ना, जो ज़्यादा डल टाइप के जो स्टूडेंट्स थे, जो कम मार्क्स लेके आते थे, ये वहाँ पर बैठती थी उनमें। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोर स्कफलिंग ऑफ फीट। स्कफलिंग ऑफ फीट देखो ये साइड में आपको इसका मीनिंग भी दे रखा है। नॉइजी, ड्रैगिंग मतलब घसीटना, मूवमेंट्स, शोर भरा घसीटने का मोमेंट ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड, पैरों को रगड़ने की जो आवाज़ होती है ना उसे बोलते हैं स्कफलिंग ऑफ फीट। तो कह रहा है कि जहाँ पर जर्नली कैसे बच्चे बैठते थे? रफ बॉयज जो कम नंबर लेके आते थे, अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे, और उस कॉर्नर में ये वहाँ पर बैठती थी जहाँ पर अधिकतर पैरों के घसीटने की आवाज़ें आती थी। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सैड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। जहाँ पर जब कोई चीज़ फनी, कोई बात कही जाए, मजाकिया जब कोई बात कही जाए, जहाँ से सबसे अधिक जोर से आवाज़ें, दहाड़ने की आवाज़ें आती थी, मतलब हंसने की आवाज़ें आती थी, जहाँ से रोर्स ऑफ लाफ्टर का मतलब होता है हंसने के जो ठहाके आते थे। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सैड, जब कोई चीज़ मजाकिया कही जाती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, जहाँ पे अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर गंदगी, मिट्टी और मड का मतलब क्या होता है? कीचड़ होता था। एक्चुअल में क्या होता था कि बच्चे जो ये रफ बॉयज़ थे, ये थोड़े से लोअर क्लास के लोग थे, ये ऐसी सोसाइटीज से आते थे जहाँ पे रोड पक्के नहीं थे, कच्ची नालियाँ थी, तो वहाँ पर इनके पैर कीचड़ में सन जाते थे। कीचड़ से सने पैरों को लेकर ये पीछे जाके बैठते थे, तो जैसे इनके पैर वहाँ पे पड़ते तो वो फ्लोर भी गंदा हो जाता था, मडी हो जाता था। वहाँ से वो सूखने के बाद वहाँ पे डर्ट हो जाती थी और ये पैरों को घसीट कर साफ करते रहते थे, उससे ये आवाज़ें आया करती थी एक्चुअल में। तो ये बच्ची भी वहीं पर बैठना पसंद करती थी, चुप कैसे जा करके वहाँ पर दुबक के बैठ जाया करती थी। हालांकि वहाँ पर बच्चे शरारती थे, बोलने वाले थे, मगर ये चुप कैसे बैठी रहती थी, वहाँ पे बोलती नहीं थी कभी भी। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वेंडा इसलिए वहाँ पे नहीं बैठती थी कि वो
मतलब ये भी रफ लड़की थी या बहुत शोर करने वाली थी। नो, ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, सी वॉज वेरी क्वाइट, वो काफ़ी शांत थी, एंड रियरली सेड एनीथिंग एट ऑल, मुश्किल से ही वो कुछ बोला करती थी, एंड नोबडी हैड ओवर एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। कह रहा है कि किसी इंसान ने भी, किसी बच्चे ने भी इसको कभी जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। कह रहा है कि कभी कभार कुछ मतलब ये कभी कभार कुछ भद्दी किस्म की मुस्कुराहट से अपना मुंह, मतलब क्या करती थी, ट्विस्टेड, एक प्रकार से मुंह सिकोड़ लेती थी, थोड़ा सा मतलब इस प्रकार की हंसती थी जिसको देख करके दूसरे को देख करके हंसी भी नहीं आ सके, ऐसा मुंह बनाती थी, मुंह सिकोड़ करके, मतलब जैसे जबरदस्ती किसी को हंसाया जा रहा हो ऐसा हंसती थी वो मुंह सिकोड़ करके, इनटू ए क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, भद्दी किस्म की मुस्कुराहट में, बट दैट वाज ऑल, किंतु बस यही, इतना ही वो किया करती थी, यही सब कुछ था बस उसका हंसने के बारे में। Nobody knew exactly why Venda sat in that seat unless it was because she came all the way from Boggins Height। देखो बेटा, ये क्या है, बोगिन्स हाइट, ये इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर वेंडा पेट्रोन्स्की रहा करती थी। देखिए मैं पेन थोड़ा सा, दिस वॉज द प्लेस वेयर वेंडा पेट्रोन्स्की रहा करती थी, ये प्लेस। तो बेटा यहाँ पर एक नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता था कि वेंडा पेट्रोन्स्की कहाँ से आया करती थी। तो वेंडा पेट्रोन्स्की बोगिन्स हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। केक्ड मतलब सने हुए होना। उसके पैर सामान्यतः यूजुअली किससे सने हुए होते थे, सूखे हुए कीचड़ से। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वेंडा सेट इन दैट सीट अनलेस इट वाज बिकॉज सी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन्स हाइट। कह रहा है कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि वह वहाँ उस सीट पर क्यों बैठती थी, वहाँ पे क्यों बैठती, अक्सर कोई नहीं जानता था ये बात। क्या यह तो नहीं था कि वो बोगिन्स हाइट से आती थी और उसके पैर आमतौर पर सूखे कीचड़ से सने होते थे, इस वजह से तो नहीं बैठती थी। लोग ऐसा कयास लगाते थे, ऐसा सिर्फ। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। मगर एक बार वेंडा के वहाँ पर बैठ जाने के बाद कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं सोचता था। उस कमरे में जैसे वो एक बार बैठ जाती थी, कोई भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। क्यों? क्योंकि वो लड़की बोलती नहीं थी, किसी का ध्यान कैसे जाएगा उसकी तरफ। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल। कह रहा है कि जब समय जो था ना, जब वो वेंडा के बारे में सोचते थे दूसरे बच्चे या उससे कोई बातें करते थे, वो क्या था, अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard। कह रहा है कि वह समय जब वे वांडा के साथ के बारे में सोचते थे वो कौन सा था, या तो वो स्कूल के घंटों के यानी स्कूल के समय के बाद का समय, आवर्स, स्कूल आवर्स मतलब स्कूल का जो समय होता है उसके बाद का समय होता था, या फिर दोपहर का समय जब वे स्कूल से वापस जा रहे होते थे, मतलब छुट्टी के बाद का समय जब वो सारे बच्चे ग्रुप में घर जा रहे होते थे वो, या फिर कौन सा, स्कूल लगने से सुबह का जो समय होता है ना, प्रातःकाल का समय, बिफोर ओपनिंग द स्कूल, जब बच्चे स्कूल में जा रहे होते हैं सभी ग्रुप में, वो समय जिसमें 2 या 3 या और कई बार तो इससे भी ज़्यादा बच्चों का समूह स्कूल के आंगन में आपस में बातें कर रहे होते थे और हंस रहे होते थे। तो ऐसे टाइम पर अक्सर वेंडा से वो बातें करते थे और वेंडा उसमें इन्वॉल्व होती थी। अदरवाइज इसके अलावा स्कूल आवर्स में जब क्लास लगती थी कोई भी वेंडा से कोई बात भी नहीं करता था, और वो उस दौरान भी क्या करते थे, अक्सर उसकी मजाक बनाया करते थे बस। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा। कह रहा है तब वे कई बार वेंडा के लिए इंतजार किया करते, टू हैव फन विद हर, उसका मजाक बनाने के लिए, उसके मजे लेने के लिए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, मतलब मंडे को तो आई नहीं थी, स्टार्टिंग में हुआ था ना, टुडे मंडे वेंडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। अब आ जाता है अगला दिन, कौन सा, द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, वेंडा वाज नॉट इन स्कूल, आज भी वेंडा स्कूल नहीं थी इधर।
एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और आज भी किसी ने उसकी अनुपस्थिति को नोटिस नहीं किया था, ऑब्जर्व नहीं किया था। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी, मैडलिन जो लड़की है ना उसको शॉर्ट में मैडी बोलते हैं यहाँ पे। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud did notice that Wenda wasn't there। कह रहा है कि बट वेडनेसडे को, बुधवार को, पैगी और मैडी जो दूसरे बच्चों की सदा अच्छे अंक प्राप्त करते थे ना, जो बच्चे दूसरे बच्चों की रो में बैठती थी जो कि सदा अच्छे मार्क्स लेकर आते थे, उन बच्चों में मतलब फ्रंट रोज में कौन बैठते थे, गुड मार्क्स लेने वाले। तो कह रहा है कि वहां पे बैठी थी, और जो कभी भी जो पूरे कीचड़ में सने रास्ते से नहीं आते थे, जो बच्चे जिनके जूते सने हुए नहीं होते थे, उनके साथ बैठी हुई थी कौन, पैगी एंड मैडी। उन्होंने क्या देखा कि वेंडा वहां नहीं थी, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वेंडा आज भी स्कूल में नहीं थी। तो सबसे पहले किन्होंने ऑब्जर्व किया, पैगी एंड मैडी ने। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, ये देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पैगी सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लड़की थी, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी स्कूल में। सी वॉज प्रेटी, वो कैसी थी, सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, देखो उसके पास बहुत सारी सुंदर ड्रेसेस थी, कपड़े थे, और हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल कैसे थे, घुंघराले। कर्ली जो हेयर होते हैं ना उनको घुंघराले कहा जाता है। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी देखो मैडी कौन थी, उसकी सबसे क्लोजेस्ट दोस्त थी, जो उसके सबसे करीब थी। The reason Peggy and Maddie noticed Wenda's absence was because Wenda had made them late to school। देखो जिस कारण से आज उन्होंने वेंडा की अनुपस्थिति को नोटिस किया वो क्या था, क्योंकि आज वो उसका इंतजार करते हुए ये दोनों लड़कियां लेट हो गई थी। क्यों, ये अक्सर यूजुअली वेट किया करती थी वेंडा की उनकी गली में, ताकि वेंडा आएगी फिर हम उसके साथ चलेंगे और उसके मजे लेते चलेंगे आराम से। तो आज क्या हुआ कि ये लेट हो गई मगर वेंडा नहीं आई, इस वजह से इनको लगा कि यार आज तो वेंडा एब्सेंस है। आज से पहले 2 दिन बीत गए बट इन्होंने नोटिस ही नहीं किया था। तो आज क्या हुआ, बुधवार को क्या हुआ कि उन्होंने नोटिस कर लिया, क्योंकि आज वो लेट हो गई थी, किसकी वजह से, वेंडा का इंतजार करने की वजह से। दे हैड वेटेड एंड वेटेड। नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं बेटा, क्या हुआ, दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा, उन्होंने काफ़ी देर तक आज वेंडा का इंतज़ार किया और काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही। टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैडंट कम, किस वजह से, ताकि उसके साथ कुछ मजाक करते हुए स्कूल चला जाए, और एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, और वो तब भी मतलब आई नहीं थी स्कूल में। तो आगे देखो, दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, वो अक्सर वेंडा पेट्रोन्स्की का इंतजार किया करती थी ताकि वो उसका मजाक बना सकें, उसके मजे लेते हुए स्कूल में जा सकें। अब देखो ओरल कंप्रीहेंशन चेक है, इसके 4 क्वेश्चन है, ये इजीली आप बता सकते हो। व्हाट डू यू थिंक, टू हैव फन विद हर मतलब मजाक बनाना, इसका मतलब होता है टू मेक फन, किसी का मजाक बनाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे है, वेंडा पेट्रोन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, कह रहा है कि वेंडा पेट्रोन्स्की, देखो ये नाम है ना जो, इसको देखो कि वांडा पेट्रोन्स्की, कमरा नंबर 13, रूम नंबर 13 है ना, इसके अधिकतर बच्चे ऐसा नाम नहीं रखते थे, यानी ज़्यादातर बच्चों के ऐसे नाम नहीं थे। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम नंबर 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट, इस प्रकार के नाम उन बच्चों के नहीं थे। दे हैड नेम्स ईजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, कह रहा है कि उनके नाम आसानी से बोले जा सके ऐसे थे, यानी कि उनके बोलने में बहुत आसान थे बाकी बच्चों के नाम, जैसे थॉमस हुआ, स्मिथ या एलन हुआ, ठीक है। अब कह रहा है देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, कह रहा है एक बच्चा था जिसका नाम था बाउंस, फुल नाम क्या था, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी,
और जिसके बारे में लोग सोचते थे कि हाँ यार ये मजाकिया नाम है थोड़ा, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज, मगर इतना भी फनी नहीं था ये नाम जितना कि पेट्रोन्स्की था। मीन्स पेट्रोन्स्की, वेंडा पेट्रोन्स्की ज़्यादा मजाकिया नाम था, जबकि बिल्ली विल्ली जो बाउंस है ये कम फनी नेम था। इस वजह से भी मतलब रीजन क्या रहा वेंडा पेट्रोन्स्की का मजाक बनाने का, एक तो उसका नाम, क्यों उसका नाम अजीब है, इट वॉज नॉट ईजी टू प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस करने में ईजी नहीं था, बोलने में आसान नहीं था, ये भी रीज़न रहा कि भाई इसका मजाक बना लिया गया। दूसरा क्या था, वो चुप रहती थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी और इस टाइप की लड़की थी, तो इस वजह से ये सोचा करते थे ये डल लड़की है, तो ऐसे बच्चों की ज़्यादा मजाक बनाए जाते हैं एक्चुअल में। वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, वेंडा के कोई दोस्त नहीं थे। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो अकेले स्कूल आया करती थी और अकेले घर वापस जाती थी। सी ऑलवेज वोर ए फेडेड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, शी ऑलवेज वॉर, वियर की सेकंड फॉर्म है वॉर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। हैंग राइट का मतलब होता है शूट, डिडंट हैंग राइट, डिडंट फिट प्रॉपरली, जो उसको फिट नहीं थी प्रॉपरली अच्छे तरीके से। याद करते चलो साइड वाले जो मीनिंग होते हैं ना। कह रहा है कि वो हमेशा एक फेडेड मतलब जो जिसका कलर उड़ जाता है, जो जो जिसका रंग उड़ जाता है ना, तो वो हमेशा एक रंग उड़ी हुई नीली वर्दी पहनती थी और जो उस पर बिल्कुल भी नहीं जचती थी, सूट नहीं करती थी, जो उसको फिट नहीं थी। बट देखो इसके अलावा क्या था, इट वॉज क्लीन, वो साफ जरूर थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, मगर वो ऐसा लगता था, वो ऐसी लगती थी वो वर्दी उसकी जैसे कि इसको कभी भी प्रेस नहीं की गई थी अच्छे तरीके से। सी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, कह रहा कि वो कोई दोस्त नहीं रखती थी मगर फिर भी काफ़ी लड़कियां उससे बातें जरूर किया करती थी। समटाइम्स, कभी कभार, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले होपस्कॉच, ये गेम है लड़कियों का, ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, जो पक्के फर्श के मैदान पर, जो वहाँ पे ग्राउंड था ना जो पक्का फर्श का बना हुआ था ना, पक्का मैदान, उस पर कुछ एक लड़कियां क्या खेलती थी, होपस्कॉच। ये एक गेम होता है, गेम इन विच चिल्ड्रन होप इनटू एंड ओवर स्क्वेयर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड। अरे सभी बच्चे ऐसे ऐसे बना करके स्क्वेयर से खेलते थे, वो जंप कर करके, होप का मतलब होता है उछलना, खुदा खुदा कर खेलते हैं लड़कियां, वो वाला गेम होता है होपस्कॉच। तो कह रहा है कि लड़कियां जो होपस्कॉच खेला करती थी, ये वेंडा चुपचाप उस स्कूल के आंगन में खड़ी होकर के चुपके से उनको देखती रहती थी। ठीक है। वेंडा पैगी वुड से इन ए मोस्ट कोर्टियस, कोर्टियस मतलब होती है भद्र आवाज, विनम्रता भरी आवाज, कोर्टियस मैनर, एज दो सी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। कह रहा है कि वेंडा बहुत ही प्रेम से पैगी ऐसा पुकारती थी उसको, कि बहुत ही विनम्रता के भाव से उसको वेंडा पुकारती, जैसा कि मानो कि वो उसकी टीचर जो मिस मैसन थी उसको बोल रही हो। ऐसे वो बड़ी ही कोर्टियस, बड़े ही भद्र तरीके से वो उसको वेंडा को पुकारती। वेंडा सी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स इन नज, वो दोबारा से क्या कहती, वेंडा सी वुड से, ऐसा वो कहा करती, कौन, पैगी, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स नज, नज का मतलब होता है जेंटल पुश, हल्के से उंगली से ऐसे टच करते हैं ना फ्रेंड को कभी दूसरे को, तो ऐसे उसको टच करती दूसरे वाली उसकी मेडी या दूसरे फ्रेंड को, और वेंडा को पुकारती, मतलब इशारा करने के लिए, देख मैं अब वेंडा को बुलाऊंगी, तो वो उसको साइड वाली लड़की को ऐसे पुश करती, जेंटल पुश उंगली से, और वेंडा को पुकारती। टेल अस, हमें बताओ ना, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, कह रहा है कि हमें बताओ ना तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस जो तुम बताती थी कि मेरी अलमीरा में टंगी रहती हैं, कह रही तुम्हारी अलमीरा में बताओ ना कितनी ड्रेसेस टंगी हैं। तो अब वो बेचारी जवाब देगी, देखो आगे नेक्स्ट पेज पर देखेंगे वेंडा क्या रिप्लाई करती थी। फिर इसके बाद 100 वेंडा वुड से, वेंडा की यही आदत थी, वो हमेशा जब भी इनसे इससे पूछा जाए तो क्या बोलती, 100 ड्रेसेस। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. Incredulously का मतलब होता है showing unwillingness to believe, जिस पर विश्वास ना हो, अविश्वसनीय। ठीक है। तो कह रहा है कि 100, ये दोबारा से जैसे 100 बोलती तो 100, 100 ड्रेस किसी लड़की के पास कैसे हो सकती है, ऐसा सुनकर के सारी लड़की क्या होती थी, एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली, अविश्वसनीय रूप से
विस्मित हो जाती थी। कौन? सारी छोटी बच्चियां। एंड द लिटिल वंस, और जो ज्यादा छोटी थी ना, जो होप स्कॉच खेलती रहती थी, वुड स्टॉप प्लेइंग होप स्कॉच एंड लिसन, वो भी चुप छोड़ देती थी, ये सुन करके वो भी खेलना छोड़ देती थी और इस चीज को सुनती थी। वो मतलब उनका ध्यान भी 100 ड्रेसेस ये सुनते उधर आ जाता था, वो खेलना भी छोड़ देती थी छोटी बच्चियां। ये 100, यस 100, आल लाइंड अप। लाइंड अप का मतलब होता है एक लाइन में, एक पंक्ति में। आल लाइंड अप सेड वेंडा। वेंडा कहती है सभी एक पंक्तिबद्ध, एक पंक्ति में 100 ड्रेस। देन हर थिन लिप्स, और कह रहा है तब उसके पतले होठ ड्रीव टुगेदर इन साइलेंस, वो चुप हो जाते थे, बंद हो जाते थे शांति में। यानी कि पतले पतले होठ थे, इससे ही पता चला किसके? वेंडा के। और वो बंद हो जाया करते थे इतना बोलने के बाद। बस इतना ही बोलती थी, 100 ड्रेसेस सभी मेरी अलमारी में एक पंक्ति में टंगी है, बस इतना बोलती और चुप हो जाती। वट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बैट सैड पैगी। पैगी फिर क्या बोलती? वो कैसी हैं सब, वो ड्रेस कैसी लगती हैं, क्या किसकी बनी है मतलब? तो आई ऑल सिल्क आई बैट कहती कि मुझे विश्वास है, मैं शर्त लगा सकती हूँ वो सभी सिल्क की बनी होंगी। ऐसा पैगी ही बोलती है खुद ही पूछते हुए। ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ वो सभी सिल्क की बनी है और सभी कलर्स की हैं। वेलवेट टू, वेलवेट यानी मखमली भी हैं। यह वेलवेट टू, हाँ मखमली भी हैं। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेस। वेंडा वुड रिपीट स्टोलिटली। स्टोलिटली का मतलब होता है बेटा नॉट शोविंग एनी फीलिंग्स, मतलब निर्विकार भाव से, कोई फीलिंग्स कोई फेस एक्सप्रेशन शो किए बिना, ठीक है ना। तो दोबारा से जवाब देती वेंडा, बिना कोई शो किए हुए, बिना फेस एक्सप्रेशन शो किए हुए, बिना फीलिंग्स को शो किए हुए, निर्विकार भाव से वो दोबारा से रिपीट करती सेम वर्ड्स को। किसको? 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, सारी एक लाइन में मेरी अलमीरा में टंगी हैं। देन दे वुड लेट हर गो, इतना पूछ करके वो उसे जाने देते वेंडा को। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुड नॉट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू सिर्क्स। सिर्क्स का मतलब होता है जोर से चिल्लाने की आवाजें या हंसने की आवाजें। एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, पील्स ऑफ लाफ्टर का मतलब होता है जोर के हंसी के ठहाके, ठीक है। ये सिर्क्स मतलब चिल्लाने की हंसने की जोर की आवाजें। पील्स मतलब होता है वैसे तो ढेर, ऑफ लाफ्टर मतलब हंसी, हंसी के ठहाके ये कह सकते हो। कह रहा है कि जब जैसे ही वो लड़की मतलब वेंडा हैड गॉन वेरी फार, मतलब थोड़ी दूर चली जाती थी, वो थोड़ा दूर चली जाती थी ना, तो क्या करती थी बाकी सारी लड़कियां जोर से हंसती थी। अब भाई वेंडा के आगे देखो ये झूठ बोल रही है, उसकी उसकी बोली सी बातों पर वो सब जोर से हंसा करती थी। और क्या करती? वो हंसी के ठाकों में टूट पड़ती थी, जोर से हंसने लगती थी ठाके मार के। 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वेंडा हैड वाज द ब्लू वन सी वोर एवरी डे। 100 ड्रेस ऑब्वियसली निसंदेह द ओनली ड्रेस वेंडा हैड वाज द ब्लू। कह रहा है कि वेंडा जो केवल एक ड्रेस रखती थी वो कैसी थी? ये ब्लू वाली ड्रेस जो ये हमेशा पहनती थी, ये ड्रेस है। सो व्हाई डिड सी हैड 100? व्हाट इज स्टोरी? तो फिर वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? व्हाट इज स्टोरी, इसके पीछे क्या कहानी है? हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड? अब ये और कभी उससे कुछ बातें पूछते तो वो क्या पूछते थे? दूसरा क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी शूज डिड यू हैव, डिड यू से यू हैड? कह रहा है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कितने जूते थे, कितने जोड़ी जूते हैं? 60 पेयर्स, वो जवाब देती है 60 जोड़ी। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, सारे के सारे मेरी अलमीरा में एक लाइन में एक पंक्ति में रखे हैं। क्राइज ऑफ एग्जेजरेटेड, एग्जेजरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। कह रहा है कि सभी की सभी जो लड़कियां ये सुन करके क्या करती? अत्यंत विनम्रता की आवाजें इस सब का अभिवादन करती, इन शब्दों का अभिवादन करती। वाओ, ऐसे करके मतलब सारी लड़कियां हैं ना उसको ग्रीट करती बढ़ा चढ़ा करके। अत्यंत, पोलाइटनेस का मतलब होता है विनम्रता, और एग्जाग्रेटेड मतलब अति, बढ़ा चढ़ा करके अति विनम्रता के साथ वो सब इसका स्वागत करती, इस बात का। ऑल लाइक, सभी कहती है ऐसे, सभी एक जैसी हैं। ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट ऑल कलर्स आर लाइंड अप। वेंडा कहती है अरे नहीं, सारे पेयर अलग अलग कलर के हैं, ऑल कलर सब कलर के हैं मेरे पास, ऑल लाइंड अप और सारे एक लाइन में रखे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम हैड एंड मैडी
हर इनसेपरेबल फ्रेंड, इनसेपरेबल मतलब जो अलग ना हो उसके, ऐसा फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। कह रहा है कि पैगी जो जिसने ये मजाक बनाने का गेम शुरू किया था, वो और उसकी फ्रेंड जो कभी भी अलग ना होने वाली फ्रेंड मैडी वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। कह रहा है कि उसके मजे लेकर के सबसे अंत में जाने वाली लड़कियां थी ये। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, हिचिंग हीचिंग हर लेफ्ट शोल्डर। हीचिंग का मतलब होता है एक अजीब तरीके से अपने कंधे को हिलाना, ठीक है ना, शोल्डर को। मतलब हीचिंग का मतलब वैसे तो होता है एक प्रकार से मूव करना, हिलाना, उचकाना, ठीक है ना। तो वो अपने कंधे को उचकाती थी। देखो यहां से फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, कह रहा है कि वो अपनी गली की तरफ मुड़ जाती। हर आइज डल, उसकी आंखें उदास रहती थी, डल, एंड हर माउथ क्लोज, उसका मुंह बिल्कुल बंद। हिसिंग हर लेफ्ट शोल्डर, अपने लेफ्ट वाले कंधे को उचकाती हुई। एवरी नाउ एंड देन, थोड़ी थोड़ी देर में। इन द फनी वे सी हैड, कह रहा है कि जिस प्रकार से वो मजाक किया, फनी वे में ऐसा करती थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, इस प्रकार से वो अपनी अकेले अपनी स्कूल का पहुंचने का जो रास्ता था वो पूरा किया करती थी, इस प्रकार से अकेली वो। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी वास्तव में ही निर्दयी नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, बुलीज कौन होते हैं? बदमाश बच्चे, दैट जो धौंस दिखाने वाले बच्चे होते हैं, धौंसियाने वाले बच्चे, दूसरों को डराने वाले बच्चे, ऐसे लोगों से, बच्चे क्या आदमी भी हो सकते हैं। ये कह रहा है कि वो अक्सर छोटे बच्चों को बुलीज से बचाया करती थी, प्रोटेक्ट किया करती थी। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, कह रहा है कि यदि किसी जानवर के साथ बुरा व्यवहार होता हुआ वो कहीं देख लेती तो वो काफी घंटों तक, कई घंटों तक क्या करती थी? चिल्लाया करती थी, इस पर दुखी हो जाया करती थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज ए क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, यदि किसी ने उसे ये बोला होता या ऐसा बोलता कि क्या तुम ये नहीं सोचती कि तुम जो वेंडा को ट्रीट करती हो, जैसा तुम वेंडा के साथ व्यवहार करती हो, वो क्रूअल है, वो क्रूर है, वो बेकार है। ऐसा यदि कोई उसे बोलता तो क्या कहती? सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। क्रूअल, तो वो इस बात पे बहुत अचंभित होती और कहती क्रूअल, निर्दयी। वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेस, तो फिर वो लड़की क्यों कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं? एनीबडी कुड टेल दैट वाज ए लाई, कोई भी कह सकता है कि यह एक झूठ है। एनीबडी कुड टेल दैट वाज ए लाई। वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई, फिर वो झूठ क्यों बोलना चाहती थी? एंड सी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो एक सामान्य पर्सन भी नहीं है, एक सामान्य व्यक्तित्व भी नहीं है। क्यों? एल्स वाई, इसके अलावा डिड सी हैव ए नेम लाइक दैट, इसके अलावा उसका नाम भी कैसा है? अजीब है। एनीवे, क्योंकि वो कह रहे कि वो सामान्य इंसान नहीं है, क्योंकि उसका नाम है वो भी अजीब है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, जो भी बात है, मतलब कुछ भी है, बट उन्होंने कभी भी, पैगी और मैडी ने उसको रुलाया नहीं कभी भी। हो सकता है उसके मजे लिए होंगे, बट दे नेवर मेड हर क्राई, मगर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया जिससे वो चिल्लाने लगी हो या रोने लगी हो। एज फॉर मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स, कह रहा है कि जहां तक मैडी का सवाल है, मैडी के बारे में बात करें, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा, कह रहा है कि वेंडा से ऐसा पूछने की ये जो बातें थी कि तेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं, हाउ मैनी हैट्स, कितने तेरे पास हैट्स हैं, कितने तेरे पास शूज हैं, ये सब देखिए। एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट, और कितने ये हैं, कितने वो हैं। सी हैड वाज बोदरिंग हर, ये सब चीजें उसे बोदर करते थे, परेशान करते थे। एक्चुअल में मतलब मैडी को ये सब पसंद नहीं था। मैडी वाज पुअर हर सेल्फ, मैडी खुद भी कैसी थी? गरीब थी। सी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, मतलब दूसरे के उतरे हुए कपड़े, दूसरे के यूज किए हुए कपड़े, ठीक है ना। हैंड मी डाउन क्लॉथ्स मतलब ओल्ड क्लॉथ्स हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, दूसरे के द्वारा दिए गए पुराने कपड़े। कह रहा है कि सी यूजुअली वॉर समबडी, ये मैडी के बारे में बात चल रही है। अब मैडी भी बेचारी गरीब ही लड़की थी और वो भी दूसरे के दिए हुए उतरे हुए कपड़े ही पहनती थी। थैंक गुडनेस सी डिडंट लिव अप ऑन बोगिन्स हाइट और हैव ए फनी नेम, बस भगवान का इतना शुक्र है कि सी डिड नॉट लिव अप बोगिन्स हाइट, बस सिर्फ एक तो वो बोगिन्स हाइट में नहीं रहती थी, एंड उसका हैव ए फनी नेम, और उसका नाम मजाकिया नहीं था।
अदरवाइज वो भी टारगेट बन सकती थी दूसरी लड़कियों का मजाक के केंद्र का। बट भगवान का शुक्र सिर्फ कितना है, शुक्र इतना है कि एक तो वो बोगिन साइट में नहीं रहती, दूसरा उसका फनी नाम नहीं था। समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड मतलब होता है टू फील साई, and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself। कह रहा है कि जब कभी कभार when Peggy was asking, वेंडा से जब ये पैगी ऐसा पूछती थी ना, इस प्रकार के क्वेश्चन से, इस प्रकार के सवाल जब किया करती थी, इस प्रकार की मजाकिया और विनम्रता भरी आवाज में, मजाकिया और विनम्रता भरी आवाज में जब पैगी वेंडा से ऐसे सवालात किया करती थी, तब मैडी फेल्ट एम्ब्रेस्ड, मैडी कैसा फील करती थी उस समय, मैडी शर्मिंदगी महसूस किया करती थी, और वो चुप के खड़ी खड़ी कुछ नहीं करती थी, खड़ी रहती थी और अपने हाथ में जो मार्बल्स होते थे उनको हिलाती रहती थी, पाम पर, अपने हथेली पर, उनको रोल करती रहती थी अपने हाथ में। मतलब वो बेचारी चुपचाप बर्दाश्त करती थी। नोट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा, इतना भी नहीं कि वो, नोट दैट ऐसा भी नहीं था कि वो वेंडा के लिए बुरा महसूस करती थी, नो ऐसा भी नहीं था। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली वास्तव में वो वेंडा के लिए इतना बुरा भी महसूस नहीं करती थी कि उसे सॉरी फील होने लगे। सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। कह रहा है कि शायद उसने वेंडा पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया होता अगर पैगी ने ये वाला गेम, जो ड्रेसेस वाला जो गेम है ना, ड्रेसेस के बारे में पूछने वाला गेम इन्वेंट ना किया होता, यानी कि पैगी ने उसका मजाक बनाना शुरू ना किया होता, तो शायद वो कभी वेंडा को नोटिस भी नहीं करती, ऑब्जर्व भी नहीं करती, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, बट सपोज करो कि कहीं ऐसा हो कि पैगी एंड ऑल द अदर्स, कभी पैगी और जो दूसरी लड़कियां हैं वो कभी इस पर भी शुरू ना हो जाएं, इसके बाद मतलब वेंडा के बाद कभी वो मैडी पर भी शुरू ना हो जाएं। सी वॉज नॉट एज पुअर एज वेंडा, हालांकि मैडी इतनी पुअर नहीं थी जितनी की वेंडा थी। परहैप्स शायद, बट सी वॉज पुअर, फिर भी वो पुअर थी, गरीब तो थी वो, मगर इतनी गरीब नहीं जितनी की वेंडा थी। ऑफ कोर्स निसंदेह सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेज, मगर निसंदेह अगर उसके साथ ऐसा हो जाता तो उसका जवाब देने के लिए उसके पास अधिक समझ थी। मतलब वो ऐसा नहीं कहती कि सी हैड 100 ड्रेसेज, ऐसा जवाब देने की बजाय उसके पास और अधिक समझ थी, यानी कि वो कुछ अच्छा जवाब देती, इतना बुरा जवाब तो नहीं देती, झूठ नहीं बोलती एटलीस्ट शायद मैडी, अगर मैडी के साथ ऐसा हुआ होता। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी वो पसंद नहीं करती थी कि वो वेंडा के साथ मतलब उसके साथ, उसको अच्छा नहीं लगता कि वो लोग उसके साथ भी शुरू हो जाए, जैसा वो वेंडा के साथ शुरू हो चुके हैं मजाक बनाने में, तो वो उसको पसंद नहीं था ऐसा कि वो कभी तेरे साथ ऐसा शुरू ना कर दे। सी विस्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की, उसकी इच्छा थी या वो ऐसा मानती थी कि पैगी, मतलब उसने ऐसी इच्छा की थी कि पैगी इस चीज़ को, वेंडा पेट्रोन्स्की का मजाक बनाना छोड़ दे। उसकी इच्छा क्या थी कि वेंडा पेट्रोन्स्की क्या कर दे, वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की, पैगी वेंडा पेट्रोन्स्की का मजाक बनाना छोड़ दी, ऐसी इच्छा थी किसकी, मैडे की। अब बेटा इसके आगे चलते हैं। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, कह रहा है आज यद्यपि वो स्कूल के लिए लेट हो चुकी थी। मैडी वॉज ग्लैड सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा, तो मैडी बेचारी है ना, इस वजह से अंदर ही अंदर खुश है कि बढ़िया है आज वेंडा नहीं आई तो अच्छी बात है, ताकि हमें उसका मजाक नहीं बनाना पड़ेगा। अदरवाइज पैगी तो शुरू हो जाती, पर मैडी को अंदर अंदर तो फील होता, पर वो कभी भी पैगी का विरोध नहीं कर पाती थी। सी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, एब्सेंट माइंडेडली का मतलब होता है ध्यान ना होना, ध्यान कहीं पर और होना। सी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, वो अपने अर्थमेटिक अंक गणित की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उन पर काम कर रही थी। एब्सेंट माइंडेडली मतलब बिना ध्यान के, ध्यान कहीं और था क्योंकि ध्यान में तो बातें चल रही थी वेंडा के बारे में, तो वो बिना ध्यान के अपने अर्थमेटिक के अंकगणित के सवाल जो हैं, क्वेश्चंस, उनको सोल्व करने का प्रयास कर रही थी। क्या बोल रही थी वो, 8 टाइम्स 8, 8 गुना 8, इस टाइप से वो बोल रही थी।
लेट्स सी, आओ देखते हैं। सी विस्ड सी हैड द नर्व। नर्व बेटा यहाँ पे नर्व का मतलब क्या है? करेज, हिम्मत, किसी चीज को करने का हिम्मत होना, किसी चीज के लिए साहस होना। सी विस्ड सी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट बिकॉज सी न्यू सी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी। कह रहा है कि उसने सोचा कि उसके पास हिम्मत है क्या, पैगी को एक नोट लिखने की। बिकॉज क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी भी पैगी को डायरेक्टली ऐसा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। उसको ये पता था कि उसके पास इतनी हिम्मत कभी भी नहीं हो सकती कि वो डायरेक्टली पैगी को बोल सके, बट उसके पास इतनी हिम्मत जरूर है कि वो शायद लिख सकती है पैगी को नोट बना करके। क्या कहने के लिए उसके पास हिम्मत नहीं थी? टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैज। कि बोल रही है कि ऐसा कहने की उसमें कभी भी हिम्मत नहीं थी। वो जानती भी थी कि वो पैग को ये जाके बोले कि अरे पैग, तुम अब वेंडा को इतने ये ड्रेसेस के बारे में जो क्वेश्चन पूछती हुई ऐसा करना छोड़ दो। इतनी उसकी हिम्मत नहीं थी। क्यों डरती थी वो? एक्चुअल में वो इसलिए डरती थी क्योंकि कहीं पर उसके साथ उसको टारगेट ना बना ले पैगी अगला और उसी के मजे लेने लगे, क्योंकि आखिर गरीब तो वो भी थी ना, और वो भी मांगे हुए कपड़े पहनती थी, इस वजह से। स्टॉप आस्किंग वेंडा मैनी ड्रेसेस। अच्छा अगला देखो लाइन, नेक्स्ट लाइन। व्हेन सी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक सी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी। जैसे ही उसने अपने अंक गणित के सवाल पूरे किए, उसने क्या शुरू कर दिया? पैगी को एक नोट लिखना शुरू किया। सडनली सी पॉज्ड एंड सडर्ड। सडर्ड मतलब होता है सीवरिंग, कांपना, कप कपाना, घबरा जाना। कह रहा है कि अचानक वो रुक गई, पॉज मतलब रुकी, और कांपने लगी। सी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड। उसने कल्पना की, अपने आप की कल्पना की स्कूल में, स्कूल के आंगन में। क्या कल्पना करती है? ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स। वो कल्पना में देखती है कि अगला टारगेट कौन है? वो खुद है। पैगी और उसकी फ्रेंड्स का अगला टारगेट खुद को देखती है अपनी कल्पना में। वो मतलब वो डर जाती है। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गोट द ड्रेस that she had on and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones। तो कह रही है कि हो सकता है कि शायद पैगी उससे वो उसकी ड्रेस के बारे में पूछ ले जो उसने पहनी थी, और मेरे को यानी कि मैडी को उस चीज़ का जवाब देना पड़े कि ये ड्रेस पैगी की ही ओल्ड ड्रेस, एक पुरानी ड्रेस है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद। डिस्गाइज का मतलब होता है किसी चीज़ के अपीयरेंस को बदल देना। कह रहा है कि जिस ड्रेस को मैडी की माँ ने उसकी अपीयरेंस को बदलने की कोशिश की है, मतलब उसमें कुछ ऑल्टरिंग कर दी है जिससे वो ऐसा ना लगे कि भाई ये पैगी की पुरानी ड्रेस है। उसमें कुछ नई डिजाइनिंग वगैरह ऐड कर दी, उसमें ऑल्टरिंग कर दी। वन मिनट, एक मिनट वेट। यस, न्यू ट्रिमिंग। ट्रिमिंग मतलब होता है काट छाट करना, ड्रेस बनाते। सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचान, आइडेंटिफाई करना। ताकि मतलब उसकी माँ ने उसमें नई ऑल्टरिंग कर दी है उस ड्रेस में, पैगी की जो ओल्ड ड्रेस है, ताकि जिसमें कुछ काट छाट कर दिए ताकि उस 13 क्लासरूम के बच्चे उस ड्रेस को पहचान ना सकें कि ये पैगी की पुरानी ड्रेस है, क्योंकि पैगी ने भी कभी पहनी होगी। तो इस वजह से उसमें कुछ ऑल्टरिंग कर दी थी मैडी की माँ ने ताकि वो बच्चे उसको पहचान ना सकें। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओवन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा। यदि पैगी खुद डिसाइड करती है अपनी खुद की सहमति से, अपने खुद के मन से वेंडा का मजाक बनाना छोड़ने के बारे में, अगर वो खुद डिसाइड करती है ऐसा, तब संभव था ऐसा। तब मतलब क्या हो सकता था कि वो छोड़ सकती थी। मतलब उसने सोचा कि वो अगर वो खुद छोड़ देगी ना अपने मन से, तभी बात बन सकती है। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। ओ वेल, और अरे ठीक है, मैडी ने क्या किया, जल्दी से अपने सर में जो उसके ब्लॉन्ड कलर के मतलब सुनहरे जो बाल थे उसमें अपने हाथ से हाथ फेरा उसमें बालों में, ताकि जो उसके दिमाग में नेगेटिव या अनकंफर्टेबल जो उसको परेशान करने वाली जो थॉट्स इस टाइप की चल रही थी ना, ताकि इसके दिमाग से दूर जा सकें ऐसी थॉट्स। इस वजह से उसने अपना मूड बदलने के लिए अपने सर में हाथ फेरा।
वट डिफरेंस डिड इट मेक, इस चीज़ ने क्या बदलाव ला दिया था। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट्स, इस मतलब इस हाथ फेरने ने ही उसके माइंड में क्या बदलाव लाया। तो कह रहा है कि धीरे से मैडी ने क्या किया, टोर, टीयर की सेकंड फॉर्म होती है टोर, इनटू बिट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। द नोट सी हैड स्टार्टेड, जो नोट उसने लिखना शुरू किया था उस नोट को उसने छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ डाला। सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और रूम नंबर 13 में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाली लड़की कौन थी, पैगी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, और उसने कहा, सी थॉट, उसने सोचा कि पैगी शायद कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो वास्तव में ही गलत हो, ठीक है ना, ऐसा काम नहीं करेगी, ऐसा उसने विचार किया। As for Vanda, she was just some girl who lived up on Boggins Height and stood alone in the school yard. कह रहा है कि जहाँ तक कि वेंडा का सवाल था, वेंडा की बात है, तो वो एक ऐसी लड़की थी, she was just some girl who lived up on, जो कि उन लड़कियों में से थी जो कि बोगिन्स हाइट पर रहा करती थी, बहुत कम लड़कियों में से। एंड स्टूड अलोन, जो अकेली खड़ी रहती थी, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सी स्कार्सली मतलब हार्डली, मुश्किल से ही। सी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, उसने मुश्किल से ही कभी किसी को कुछ बोला होगा। द ओनली टाइम सी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर हैंडर ड्रेसेज, कह रहा है कि केवल एक बात जो वो बोला करती थी वो क्या थी, स्कूल में जो वो केवल एक बात किया करती थी वो क्या थी, अबाउट हर हैंडर ड्रेसेज, वो बात थी केवल उसकी 100 ड्रेसेज के बारे में। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेज पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, कह रहा है कि मैडी है ना ये याद कर रही है, जब वो वेंडा उनको अपने ड्रेसेस के बारे में बताया करती थी ना, तो उनमें से एक बात को मैडी, एक ड्रेस को मैडी याद कर रही है। क्या कहते हुए, उसकी एक ड्रेस को याद करते हुए सोच रही है कि पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, कौन सी वाली ड्रेस, जो पीले नीले कलर की थी, जिसमें कलरफुल ट्रिमिंग्स बनी हुई थी, मतलब डिजाइनिंग कह सकते हो, काट छांट करके बनाई जाने वाली डिजाइनिंग। एंड सी रिमेंबर्ड, और उसने याद किया, क्या याद किया उसने, अनदर दैट, एक और ड्रेस, जो कि दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद ए रेड सैस, जो कि चमकती हुई जंगल ग्रीन, जंगली हरे कलर की थी, जैसे फॉरेस्ट का कलर होता है ना, वैसे जंगली हरे कलर की थी, चमकती हुई, विद ए रेड सैस, जिसपे लाल धब्बा था, रेड सैस उस पे जिसपे लाल मोटे धब्बा था। सैस का मतलब होता है एक प्रकार का धब्बा, एक निशान, बड़ा निशान। यू हैड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रीटेंडेड एडमायरेशन, दूसरी लड़कियों ने बनावटी प्रशंसा के रूप में उसे प्रशंसा करते हुए उसे कहा कि शायद तुम इस ड्रेस में एक क्रिसमस ट्री जैसा लगती हो। थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस, कह रहा है कि वेंडा और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचती हुई, ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेट, सारी जो कि एक अलमारी में एक लाइन में पंक्तिबद्ध थी। मैडी बिगेन टू वॉन्डर, मैगी चकित होना शुरू हो जाती है। हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, और क्या सोचती है कि इस बार ड्राइंग और कलरिंग का जो कॉन्टेस्ट होना है, प्रतियोगिता होनी है, उसको कौन जीतने वाला है। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेज एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स, कह रहा है कि लड़कियों के लिए ये कॉन्टेस्ट किसका होना है, ड्रेस डिजाइन करने का, और बच्चों के लिए, लड़कों के लिए मोटर बोट्स डिजाइन करने का होना है इस बार ये कॉन्टेस्ट। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, संभवतः, प्रोबेबली शायद, संभवतया पैगी लड़कियों का मेडल जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, कह रहा है कि इस रूम में पैगी सबसे अच्छा, दूसरों से सबसे अच्छा ड्राइंग करती है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, कम से कम ऐसा ही सब लोग सोचा करते थे। सब किसके बारे में सोचते थे कि पैगी से अच्छा कोई ड्रॉ नहीं कर सकता। She could copy a picture in a magazine or some film stars had so that you could almost tell who it was, कह रहा है कि वो किसी भी मैगजीन के किसी तस्वीर को एज इट इज कॉपी कर सकती थी, उसको देख करके वैसा ही डिजाइन ड्राइंग वो बना सकती थी, या फिर वो किसी फिल्म स्टार का चेहरा बना सकती थी, उसका सर बना सकती थी, हेड, इस पर, सो दैट, ताकि यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, ताकि उसे देख करके तुम लगभग ये अंदाजा लगा सकते थे कि ये चेहरा किसका है।
मतलब ये एग्जैक्ट वैसा ही चेहरा बना देती थी। ओ मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन, और अरे मैगी पूर्ण रूप से, मैडी को पूरा विश्वास था कि पैगी वुड विन, पैगी ही जीतेगी। वेल ठीक है, टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। कह रहा है कि ठीक है, कल टीचर बताने वाली है कि कौन विनर्स हैं, कौन जीतने वाले हैं, उनके बारे में बताने वाली है, अनाउंस करने वाली है। देन दे वुड नो, तब पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब होता है बेटा ए वेरी लाइट रेनिंग, जो बहुत हल्का रेनफॉल होता है ना, उसे बोलते हैं, हल्की बूंदाबांदी को बोलते हैं ड्रिजलिंग। कह रहा है कि अगले दिन हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरिड, हरिड का मतलब होता है जल्दी करना, हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। कह रहा है कि मैडी और पैगी जल्दी से स्कूल की तरफ भाग रही थी। किसके नीचे? पैगी के छत्ते के नीचे, उन्होंने अपना अम्ब्रेला लिया हुआ था, उसके नीचे दोनों जल्दी से स्कूल की तरफ जा रही थी। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। कह रहा है कि निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से उसने ऐसे दिन, जिस दिन मतलब कुछ अनाउंस होना था, जो खास दिन था, जिस दिन ड्रेसेस का वो आना था, फाइनल रिजल्ट आना था, कौन है विनर, तो ऐसे दिन वो स्वाभाविक रूप से वेंडा का इंतजार नहीं करेंगी, उनको नहीं करना था, क्योंकि उनको जल्दी थी कि स्कूल पहुंचने की। दे डिड नॉट वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। उन्होंने ओलिवर स्ट्रीट नाम की जो गली थी उसके कोने पर आज वेंडा का इंतजार नहीं किया था। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे, कह रहा है कि वो गली जहां से दूर दूर, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, कह रहा है कि रेल रोड के जो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं ना, रेलवे लाइन, उसके उस पार, एंड अप द हिल, और पहाड़ी की चोटी की तरफ, जहां से लेड टू बोगिन्स हाइट, जो रास्ता कहां पर जाता था? बोगिन हाइट्स पर, जहां से वेंडा आती थी ना, वहां पर उन्होंने वेट नहीं किया उस ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पर। मतलब ओलिवर स्ट्रीट थी, वहां पर एक कॉर्नर था जहां से वेंडा की जो बस्ती थी, जिसे बोलते हैं ना बोगिन्स हाइट, वहां पर जाने वाला रास्ता मुड़ जाया करता था। वो अक्सर पैगी और मैडी वहां आकर के वेंडा का इंतजार किया करती थी, मगर आज उन्होंने उसका इंतजार नहीं किया। दे वर नॉट टेकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे, वो आज लेट होने का चांस नहीं लेना चाहती थी। बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज इम्पोर्टेंट दिन था। क्यों? क्योंकि आज विनर्स का अनाउंसमेंट होना था, कौन जीता, और एक्साइटेड थी पैगी, क्योंकि उसको लगता था वही जीतेगी। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। पैगी पूछती है कि क्या तुम सोचती हो, मैडी से पूछ रही है वो, कि क्या तुम्हें लगता है कि आज मिस मैसन विनर्स का नाम अनाउंस करेगी? ओह आई होप सो, हाँ मुझे ऐसा विश्वास है, मैं ऐसा आशा करती हूँ। द मिनट वी गेट इन, 1 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं वैसे अंदर। सैड मैडी, मैडी ने कहा। ऑफ कोर्स, निसंदेह, यू विल विन पैग, निसंदेह तुम पैग जीतोगी। होप सो, ऐसा विश्वास है मुझे भी। सैड पैगी ईगरली, उत्सुकता से पैगी ने जवाब दिया। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड। कह रहा है कि जिस मिनट, जिस क्षण उन्होंने क्लासरूम में अंदर कदम रखा, दे स्टॉप्ड शॉर्ट, वो कुछ देर के लिए रुकी, एंड गास्प्ड, गास्प का मतलब होता है हाँपना, जोर से सांस लेना, और वो हाँपने लगी। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल। विंडो सिल क्या होती है? जो किसी भी खिड़की की दहलीज होती है उसे विंडो सिल बोलते हैं। डेजलिंग, डेजलिंग मतलब चमकते हुए। कलर्स एंड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट भी चमकते हुए कलर्स को बोला जाता है। लेविस डिजाइन्स, भव्य कलाकृतियाँ, भव्य जो डिजाइन्स हैं, लेविस मतलब भव्य। एंड ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर। कह रहा है कि वहां पर क्या लगे हुए थे? जितने भी दीवार पर उभरी हुई लेजेस थी, लेज मतलब होता है उभरी हुई जगह किसी दीवार पर, उन सब पर विंडो सिल्स जो भी थी, उन सब पर क्या बने हुए थे? उन सब पर ड्राइंग लगी हुई थी बड़ी बड़ी, जो कि चमकते हुए ब्रिलियंट कलर्स में भव्य डिजाइनों युक्त थी सारी। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स, जो कि ऑफ रैपिंग पेपर, सारी की सारी बड़ी बड़ी रैपिंग पेपर जो होता है ना, पैकिंग करने वाला पेपर, उसकी बड़ी बड़ी शीट्स पर बनी हुई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। कह रहा है लगभग वो पक्का 100 थी, 100 ड्रेस थी वो, लगभग 100 डिजाइन थे वो, ऑल लाइंड अप, और सारे एक लाइन में थे। दीज मस्ट बी द ड्रॉइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, ये पक्का कॉन्टेस्ट के लिए लगाई गई ड्रॉइंग्स ही हैं, थी। दे वर, हाँ ये ऐसा ही था। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मरमर्ड एडमायरिंगली। कह रहा है कि
हर कोई वहाँ पे रुका उनको देखने के लिए। विसल्ट मतलब सीटी बजाई। मरमर्ड, मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना। एडमायरिंगली मतलब प्रशंसा करते हुए, उनको प्रेज करते हुए बड़बड़ाया। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास लगी, इकट्ठा हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने विनर्स का नाम अनाउंस किया। जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज, बॉयज के लिए किसने जीता था? जैक बैगल्स ने। नाम याद रखना, एमसीक्यूज में पूछ सकता हूँ। जैक बैगल्स। सी सैड एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड, विदेशी मोटर बोट जिसने डिजाइन की थी, वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12। देखो, एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, और रूम 12 में ही लगी थी। तो ये बताओ लड़कों के डिजाइन कहाँ पर लगे थे? रूम नंबर 12 में, याद रखना। और लड़कियों के, क्योंकि लड़कियों के उसी रूम में लगे थे जहां पर वो बैठते थे, ये सारे बच्चे पढ़ते थे, ये पढ़ते थे रूम नंबर 13 में। तो गर्ल्स की ड्रेसेस कहाँ लगी थी? रूम नंबर 13 में टंगी थी, जबकि लड़कों के डिजाइन्स कहाँ पे? रूम नंबर 12 में। अलॉन्ग विद द स्केच बाय ऑल द अदर बॉयज, ये जो स्केच लगा था ना विदेशी मोटर बोट का, किसके द्वारा बनाया हुआ? जो कि विनर था जैक बैगल्स का। ये रूम नंबर 13 में की प्रदर्शनी में लगा हुआ था, और जहां पर दूसरे बच्चों के भी बनाए हुए स्केच थे। एज फॉर द गर्ल्स, जहां तक की लड़कियों का सवाल है, सी सैड, उसने कहा, ऑल दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, कह रहा है कि ज्यादातर लड़कियों के द्वारा 1 या 2 ही स्केचेस सबमिट करवाए गए हैं। 1 गर्ल, एक लड़की, एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और कह रहा है कि रूम नंबर 13 वालों को उस पर गर्व होना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन्स, इस एक ही लड़की ने वास्तव में 100 डिजाइन बनाई। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सब एक दूसरे से अलग हैं और सारे के सारे कैसे हैं? ब्यूटीफुल। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेज, कह रहा है कि जो जजेज हैं उनके ओपिनियन में, एनी वन ऑफ द ड्रॉइंग्स इज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज, कह रहा है कि जजेस के मतानुसार, कह रहा है कि इनमें से जो 100 डिजाइन बनाए थे एक लड़की ने, उनमें से हर एक, कोई भी एक उठा लो, वो भी जीतने लायक है। मतलब वो जीतने के लिए बराबर, हर उसमें से 100 में से हर एक डिजाइन जीत सकता है, मतलब जीत के काबिल है हर एक। आगे, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोंस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कह रहा है कि मैं इस बात को अनाउंस करते हुए बहुत खुश हूं कि वेंडा पेट्रोंस्की लड़कियों के मेडल जीतने वाली है। वेंडा पेट्रोंस्की ने लड़कियों का मेडल जीता। नेक्स्ट पेज देखते हैं। यस, ये थोड़ा सा पेज और बच गया, उसके बाद फिनिश है ये चैप्टर। एक्सक्यूसाइट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अति सुंदर जिसको बोला जाता है ना, एक्जिक्यूसाइट। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अप्लाउज दैट इज ड्यू टू हर, कह रहा है कि दुर्भाग्यवश मेंडा कुछ दिनों से स्कूल से एब्सेंट चल रही है और वो इस प्रशंसा को ग्रहण करने के लिए आज यहाँ पे मौजूद नहीं है। दैट इज ड्यू टू हर, ये उसके लिए अभी ड्यू रहेगा, मतलब उसको बाद में मिलेगा। लेट अस होप सी विल बी बैक टुमारो, हम आशा करते हैं कि वो कल शायद वापस आ जाएगी स्कूल में। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड, फाइल अराउंड का मतलब होता है चुपके से एक पंक्ति में। अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्जिक्यूसाइट ड्राइंग्स, कह रहा है कि अब क्लास, यानी कि वो अनुमति दे रही है, इसलिए यहाँ पे मे का यूज कर रहा है कि क्लास तुम जा सकते हो एक लाइन में पंक्तिबद्ध होकर के चुपके से, और इन ड्रेसेस को, सुंदर ड्रेसेस को, अति सुंदर ड्रेसेस ड्राइंग्स को देख सकते हो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अप्लाउज, और सारे लड़के खुशी से मतलब क्लैपिंग करने लगे। बर्स्ट इनटू अप्लाउज का मतलब होता है, अप्लाउज का मतलब होता है किसी के लिए तालियां बजाना, खुशी मनाना। तो सारे लड़के जोर से तालियां बजाने लगे। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और कह रहा है कि यहाँ तक कि लड़के भी, उनको, वो भी खुश थे क्योंकि उनको चांस मिला था फ्लोर पर अपने पाँव को देख करके मारना, पैरों को देखकर मारने का। बट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विशल, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विशल, अपने उंगलियों को मुंह में डाल करके विशल, सिट्टी मारने का। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेज,
यद्यपि वो इन लड़कियों की ड्रेसेस में, इन ड्राइंग्स में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थे, फिर भी उनको जश्न मनाने का मौका मिला था, तो इसलिए वो चूक नहीं रही थी। लुक, पैग विस्पर्ड मैडी। देखो पैग, मैडी धीरे से चुपके से कान में बोली। फुसफुसाना बोल, विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना कान में। देयर इज दैट ब्लू वन सी टोल्ड अस अबाउट। कह रहा है कि वहां पर वो ब्लू वाली ड्रेस है जिसके बारे में वो हमें बताती थी। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये वास्तव में सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, पैगी ने कहा हाँ। एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, और यहाँ पर देखो ये ग्रीन वाली ड्रेस है जिसके बारे में वो हमें बताती थी। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। लड़के और मैं तो सोचते थे कि मैं जीतूंगी, मैं ड्रा करूंगी सबसे अच्छा, मगर यहाँ पे तो सबसे अच्छा ड्रा किसने किया? वेंडा ने। और ये तो उसको डल समझते थे, बट उसमें टैलेंट निकला और वो जीत गई। तो इस पर वो सब खुश भी हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बेटा जहाँ पर भी मैंने अंडरलाइन करने की कोशिश की है, सारी चीज़ें उनको सबको नोट करना है, अच्छे से आपको याद करना। हो सकता है आज इवनिंग में आपका इसका एक MCQs का टेस्ट ले लिया जाए। थैंक यू वेरी मच।